नमस्कार साथियों, आज हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है न केवल प्रतियोगी छात्रों के लिए लाभदायक होगा बल्कि एक आम जन को भी ये समझ में आएगा कि हमको वाइल्ड लाइफ को अथवा जो आसपास का पर्यावरण है और उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना चाहिए और अगर हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव हम लोगों पर यानी मानव जाति पर किस प्रकार से पड़ता है। चूंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बताएं कि 20 दिसंबर 2013 को जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी तो थाईलैंड कंट्री के प्रपोजल पर यह तय किया गया कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाएगा। प्रश्न आता है कि 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में क्यों मनाया जाएगा? तो 3 मार्च के दिन ही साइट्स हुआ था। साइट्स क्या है? CITES यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनसे रिलेटेड कोई भी जो ट्रेड होगा उस पर निगाह रखने के लिए कि वो ट्रेड जो है सस्टेनेबल हो और ट्रेसेबल हो, ये कन्वेंशन पे साइन हुआ था 3 मार्च को 1973 को। हालांकि ये कन्वेंशन प्रभावी हुआ 1 जुलाई 1975 से और ये आज वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा फोर्स बन चुकी है ये कन्वेंशन। जहां तक इस साल की अगर हम वाइल्ड लाइफ की थीम का सोचें तो इस बार की जो वाइल्ड लाइफ थीम रखी गई है वो है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट, यानी कि किस प्रकार से जो वन है और आज वन से रिलेटेड कैसे आजीविका और कैसे वो पूरे प्लेनेट और मानव जाति को प्रभावित करता है ये है। और इसमें हम उन कम्युनिटीज के लाइवलीहुड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि फॉरेस्ट पर रिलाई करते हैं, यानी जिनको फूड, जिनको शेल्टर, जिनको एनर्जी, ये सब फॉरेस्ट से मिलता है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने का उद्देश्य ये होता है कि उस दिन जितने भी साइट से जुड़े हुए ग्रुप्स हैं, कंट्रीज हैं, वो प्रचार प्रसार करें, इस चीज का प्रचार प्रसार करें कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। ऐसे लोगों को अपनी बैठक में बुलाएं, मीटिंग में बुलाएं जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के काफी क्लोज रहते हैं। हुआ क्या है कि जो लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, इंडिजिनस पीपुल है, लोकल पीपुल है वहां के, वो तो इकोसिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और वहां गिव एंड टेक बराबर है। वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बनाए रखते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं अपने आसपास का जो इकोसिस्टम है उसको नष्ट कर रहे हैं। और अगर हम इस इकोसिस्टम के प्रति सचेत नहीं हुए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के प्रति सचेत नहीं हुए तो एक दिन मानव जाति को ही नुकसान होगा। किस प्रकार से होगा इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। माओ जेडोंग जो हैं वो चाइना के फाउंडिंग जो मेंबर थे, फादर भी कह सकते हैं। माओ जेडोंग ने ये देखा कि हाउस स्पैरो जो है वो एक साल में लगभग 4.5 किलो अनाज खा जाती, तो उन्हें लगा कि उनके यहाँ जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए अगर हम हाउस स्पैरो को मार देंगे तो ये बहुत ज्यादा अनाज बचेगा और हमारे यहाँ गरीबी कम हो जाएगी। और उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसे ग्रेट स्पैरो कैंपेन कहा गया और उस समय 4 पेस्ट कैंपेन भी कहा गया। 4 पेस्ट में क्या था कि हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो, रेट और हाउस स्पैरो को मारने का उन्होंने आदेश दिया। और जो लोग स्पैरो को मारते थे उनको पुरस्कृत किया जाता था, स्कूलों में सम्मानित करते थे। लोग बाग स्पैरो को मार करके उनकी माला तक बनाते थे। जो जितनी ज्यादा स्पैरो मारता था उसके लिए तालियां बजाई जाती थी और उसको सम्मानित किया जाता था। लेकिन इसका असर क्या हुआ स्पैरो को मारने का कि ये स्पैरो क्या करती थी? इंसेक्ट्स को खाती थी। स्पैरो भी मारे लोगों ने, साथ साथ स्पैरो के साथ साथ और भी जो इंसेक्ट थे उनको, और भी जो बर्ड्स थी वो भी मारने लगे। तो जब स्पैरो खत्म हुई और बर्ड्स खत्म हुई तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि अब इंसेक्ट्स खाने वाली बर्ड्स तो खत्म हो गई थी और इंसेक्ट की पॉपुलेशन कुछ इस तरह से बढ़ी कि वहां की जो क्रॉप थी उसको इंसेक्ट्स नुकसान पहुंचाने लगे। अब उनको रोकने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हुआ
और अंततः ये हुआ कि वो पूरी की पूरी फसलें जो हैं वो बेकार हुई और चाइना में बहुत बड़ा भुखमरी हुई थी। लगभग 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोग उस भुखमरी में मारे गए थे। तो आप समझे कि एक जो इकोसिस्टम में चेन थी कि जो प्रोड्यूसर है यानी जो क्रॉप है उस पे इंसेक्ट आते हैं और इंसेक्ट को बर्ड्स कंट्रोल कर रहे थे। एक चेन में से बर्ड के गायब होने से पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा गया और अंततः उसका परिणाम भुखमरी की ओर हुआ। अगर हम नहीं समय से चेते तो ऐसे हजार ऐसे नुकसान हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। जहां तक भारत और वाइल्ड लाइफ का संबंध है, भारत की संस्कृति को आरण्यक संस्कृति माना जाता है। यानी भारत के चिंतन में ही है कि प्रकृति से कैसे जुड़ा जाए, उसकी आराधना करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये सब भारत के चिंतन में शामिल है। ऋग्वेद में जल, वायु और भूमि को देवता कहा गया और देवता का मतलब कि हमें इनकी रक्षा, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको बचा के रखना चाहिए। और अथर्ववेद में जो भूमि सूक्त है उसमें है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी कि ये वसुंधरा जननी है और हम सब उसके पुत्र हैं। हम सब का मतलब केवल मानव जाति नहीं, जितना ह्यूमन बीइंग है, जितने मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, जितने प्लांट्स, सब प्रकृति के पुत्र हैं और प्रकृति का सब पर बराबर स्नेह है। और अगर हम प्रकृति के किसी भी चीज को, किसी भी पार्ट को नुकसान पहुंचाएंगे तो अंततः वो प्राकृतिक बैलेंस जो है वो कहीं न कहीं टूटेगा। ऋग्वेद में ये भी कहा गया कि जो लोग पौधे लगाते हैं वो पृथ्वी को स्वर्ग बनाते हैं। पहले के समय से ही तुलसी है, कदम है, बेल, तमाम पेड़ पौधे, वृक्षों की, पीपल की पूजा की जाती रही है। उनको धार्मिक आस्था का माना गया ताकि हम उनका संरक्षण कर सकें, उनको बचा करके रख सकें। इसके बाद अगर हम आए तो 300 बीसी में चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एकदम साफ लिखा था कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें उनकी पत्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें लकड़ी जलानी नहीं चाहिए, हमें उनकी स्किन नहीं निकालनी चाहिए, उनकी बोन्स नहीं निकालनी चाहिए। तो इस प्रकार से चाणक्य को 300 बीसी पूर्वी इस चीज का अंदाजा था कि हम लोगों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर हम नहीं बनाते तो जो एक डेलिकेट बैलेंस होता है नेचर में वो टूटेगा और उसका नुकसान जो है मानव जाति को उठाना पड़ेगा। और आगे अगर हम चलें तो देखें, सबसे पहला कंजर्वेशन जो एक्ट है वो भारत के अशोका द ग्रेट द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा कुछ पिलर्स बनाए गए थे और उन पिलर्स पर उन बर्ड्स और एनिमल्स के नाम लिखवा दिए गए थे जिनको उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि स्ट्रिक्टली आपका मंकी है, बैट है, पार्कुपाइन है, राइनोज है, स्क्विरल है, इन सबको स्ट्रिक्टली प्रिजर्व किया जाएगा और फॉरेस्ट को जलाया नहीं जाएगा। इस प्रकार से अगर कोई कहे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रथम जो नियम लागू किया तो वो अशोक ने लागू किया। अब हम थोड़ी बहुत वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पूरी दुनिया का प्रोजेक्ट टाइगर है। सबसे बड़ी परियोजना वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की। इसके द्वारा जो टाइगर है, जिसको पैंथेरा टिग्रिस साइंटिफिक जिसका नेम है, इसको कंजर्व किया गया। भारत में जब टाइगर की संख्या बहुत कम रह गई थी, 200 कुछ रह गई थी 1970s के आसपास, तो इनका कंजर्वेशन शुरू किया, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी उसमें रुचि ली। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है उसके द्वारा फंडिंग की गई और प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। और आज हमारे कंट्री में टाइगर की संख्या जो है वो 3000 से ज्यादा है। टाइगर अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। इसकी बहुत हंटिंग की जाती थी पहले से ही, ये अपने ग्रेस के लिए जाना है। और यही नहीं, भारत ने इसको बचाने के लिए 1972 से ये भारत का नेशनल एनिमल भी है। इससे पहले लॉयन होता था नेशनल एनिमल, और इसको जिम कॉर्बेट में, बांदीपुर में, आप जैसे जैसे लगभग 50 इस समय सेंचुरीज या पार्क्स हैं जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, जो कि शुरू में केवल 9 सेंचुरीज में शुरू किया गया था, या 9 टाइगर रिजर्वायर्स थे, शुरू किया गया था। भारत के ही कैलाश सांखला इसके पहले डायरेक्टर थे, जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मेन इसका उद्देश्य यह है कि टाइगर को नेचुरल हैबिटेट मिले, इनकी
सही से ब्रीडिंग हो और इनकी संख्या बढ़े, इनकी हंटिंग को रोका जा सके। अगला प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफास मैक्सिमस हाथी, जो भारत का बड़ा लोगों के काफी करीबी एनिमल कह सकते हैं, लोग इससे काफी जुड़े रहे हैं। राजा महाराजा तो हाथियों पे पहले आते जाते रहे हैं। 1992 में झारखंड की सिंह भूमि से ये प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया और 16 स्टेट में ये प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जा रहा है और 36,000 इस समय इनकी 36,000 से भी ज्यादा एलिफेंट की संख्या है। केरल में, कर्नाटक में, असम में ये बहुत ज्यादा है। इनकी मेनली टस्क के लिए, जो इनका दांत होता है जो बाहर निकला रहता है, उसके लिए इनका पोचिंग की जाती थी, हंटिंग की जाती है और उसको रोका जा रहा है, स्ट्रिक्टली रोका जा रहा है। और जो इनका टूथ होता है, जो हाथी दांत जिसे कहते हैं, वो इंसीजर दांत होता है। फिर आप आते हैं एशियाटिक लायन पे या इंडियन लायन पे। पहले ये ग्रीस में, अरब में, इंडिया में सब जगह पाया जाता था। बाद में एक तरह से ये एंडेमिक स्पीसीज हो गई, ये केवल गुजरात के गिर फॉरेस्ट में सीमित रह गई। इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई, 15-20 रह गई थी। फिर प्रोजेक्ट लायन पे ध्यान दिया गया और अब तो एशियाटिक लायन के कंजर्वेशन के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी लाल किले से। 500 से अधिक हमारे पास इस समय एशियाटिक लायन है। और चूंकि एक वायरल डिसीज हुई थी बीते दिनों लायन में, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आदेश किया गया कि इनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में ट्रांसफर किया जाए, मतलब इनको अलग अलग जगह पे भी संरक्षित किया जाए, केवल गिर में न किया जाए। ये इससे एशियाटिक लायन की संख्या बढ़ रही है। इंडियन राइनो का जिक्र कर लें तो वन हॉर्न जो राइनोसेरॉस होता है, जिन्हें राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस कहते हैं, ये हर्बीवोरस एनिमल है, बहुत ही हैवी होता है और इसका पोचिंग या हंटिंग जो है वो इसके हॉर्न के लिए की जाती है। इसके बॉडी के सारे पार्ट्स, फ्लैश और ब्लड को नेपाली लोग यूज करते हैं, यूरिन को एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है और हॉर्न के लिए इसलिए करते हैं कि इसके हॉर्न से जो बनता है उसको एंटीडोट मानते हैं, पॉइजन का एंटीडोट मानते हैं। भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा इंडियन राइनोसेरॉस पाए जाते हैं और अब इनका अच्छी तरीके से कंजर्वेशन हो रहा है। क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल जो कि गैविएलिस गेंजेटिकस है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं और फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। इनको भी कंजर्व करने के लिए भारत में अभियान चलाया गया। HR बस्टर्ड साहब जो है की गाइडेंस में 1974 में सेव द क्रोकोडाइल अभियान चलाया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुकरेल में भी इनका कंजर्वेशन किया जाता है और इनकी संख्या भी पर्याप्त हो गई है। थोड़ा सा समझना होगा कि पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। बहुत संक्षेप में समझेंगे। सेंचुरीज जो है वो सबसे ज्यादा है भारत में, 550 से भी ज्यादा है, पार्क्स 100 से ज्यादा है और बायोस्फीयर रिजर्व 18 है। तो निश्चित है कि सेंचुरी छोटी यूनिट हो गई, नेशनल पार्क उससे बड़ी और बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ी यूनिट हो गई। सेंचुरीज में ग्रेजिंग और हंटिंग हो सकती है। हंटिंग मतलब परमिशन लेकर के अथॉरिटीज के आप हंटिंग कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग भी होती है, लेकिन पार्क में ग्रेजिंग एंड हंटिंग जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहती है। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया हो गया और जो भारत की नीलगिरी बायोस्फीयर है वो तो 3 स्टेट में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है और इस तमाम सारे बायोस्फीयर 18 भारत में बताए गए हैं, जिनमें गल्फ ऑफ मन्नार बड़ा फेमस है तमिलनाडु में, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी बायोस्फीयर उत्तराखंड में है, चमोली और पिथौरागढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में है। एक चीज और बता दें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क के बारे में। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ और ये मणिपुर की लोकटक लेक पर स्थित है क्या कि इसमें नीचे वेजिटेशन होती है, डीप फ्लोटिंग वेजिटेशन जिन्हें फूमदी कहते हैं और यहाँ पर संगाई जो कि एंटलर डियर है, इसके अलावा मस्क डियर, सांबर, इन सबको भी कंजर्व किया जाता है। ये ओनली फ्लोटिंग पार्क ऑफ द वर्ल्ड है कीबुल लामजाओ।
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता दें। IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बना। इसकी स्थापना 1948 में की गई कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो पूरी दुनिया में अपनी गतिविधियां चलाता है और देखरेख करता है कि किस प्रकार या किस जीव को कंजर्व किया जाना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बना, 1961 में बना। भारत में 1969 में इसकी स्थापना हुई और इसी के सहयोग से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का काम है कि कुछ सोर्सेज से फंड को जुटाना और उसके बाद जहां उनकी जरूरत पड़े आवश्यकता अनुसार उन फंड को कहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने का काम इनका होता है। रेड डाटा बुक्स के बारे में बता दें। ये वो बुक्स होती हैं जो इंटरनेशनल जो यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स की, उनके द्वारा ये डायरेक्टरीज तैयार की जाती है। इनमें उन एनिमल स्पीसीज के बारे में जानकारी होती है जो या तो वल्नरेबल हैं, रेयर हैं या एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं, उनका भी इंफॉर्मेशन इसमें रखा जाता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको पहले IBWL भी कहते थे, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी स्थापना 1952 में हुई। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसके चेयरमैन होते हैं। ये भी भारत में चलने वाली योजनाओं की निगरानी करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो जिसे हम मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कहते हैं, वहां के 7 लोगों द्वारा ही नेचर के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। इसके द्वारा एक चीतल नामक जर्नल भी निकलता है और इन सब का काम है कि लोगों में वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता पैदा करना। अब लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा। भारत का फॉरेस्ट मैन कहते हैं मिस्टर जादव पायेंग को, और जादव पायेंग वो शख्स हैं जो असम में रहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के एक एरिया जो बंजर सा पड़ा रहता था, उस एरिया में इन्होंने देखा कि काफी सांप मर गए। फॉरेस्ट ना होने की वजह से फॉरेस्ट वालों से इन्होंने कहा कि यहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी कोई योजना नहीं है, आप चाहो तो बैम्बू ट्री लगा सकते हो। इन्होंने क्या किया, ये वहां पर इन्होंने लगातार बैम्बू ट्री लगाना शुरू करे। धीरे धीरे मतलब डेली लगाते थे और ऐसा वो बैम्बू ट्री के अलावा फिर अन्य ट्री भी लगाना शुरू किए। और ये जो है ये ऐसा कार्य लगातार 30 साल तक करते रहे और देखते ही देखते वहां पर 30 साल या 40 साल भी ये करते रहे और देखते ही देखते वहां बहुत बड़ा फॉरेस्ट तैयार हो गया। और इतना बड़ा फॉरेस्ट कि वहां पर अब आपके टाइगर और राइनो और एलिफेंट वगैरह कंजर्व किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने दम पर, बहुत साधारण व्यक्ति, एक पूरा जंगल विकसित कर दिया, जादव पायेंग को इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आज के वीडियो का हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोग पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ के महत्व को समझें और ये भी समझें कि हम भी इसमें योगदान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।